1, 2, 3, come on! नमस्कार भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हो। जैसा कि अपना जीएस में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट जीएस कराऊंगी। ठीक है, कुछ दिनों बाद अपन हिस्ट्री, इसके साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ 1 या 2 तारीख से आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशनल मिलता है और पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, तो जैसा कि अपना अभी ज्योग्राफी में जैसे कि अपन ने यूनिवर्स पूरा खत्म कर लिया है, सौरमंडल भी लगभग आज खत्म हो जाएगा, जिसमें अपन को थोड़ा सा रह गया था। जैसे कि अपन ने सारे ग्रह पढ़ लिए। ग्रह में पृथ्वी का जो अपन पढ़ रहे थे कल, पृथ्वी का जो ग्रह था वो क्या था, मून था, यानी कि चंद्रमा था। किस प्रकार से सुपर मून होता है, किस प्रकार से ब्लू मून होता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको कल दी थी। ठीक है, अब उसमें 2 अपना इंडिया ने जो मिशन भेजे थे, वैसे तो काफ़ी मिशन भेजे थे, देखते हैं विदेशों में भी। जैसे अमेरिका ने अपोलो 11 भेजा था, जिसमें कौन नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो कि क्या वहाँ पर उतरा था। ठीक है, इसके साथ 2 व्यक्ति और गए थे। इसके बाद अगर अपन इंडिया की बात करते हैं, रिसेंट में जो चंद्रयान 2 है ना, तो उससे तो क्वेश्चन बनने की संभावना है ही, लेकिन पिछला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए 2 मिशन थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट यानी कि इसको कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसे किसके साथ लॉन्च किया गया था, किसके साथ, मतलब कौन सा जो बोल सकते हैं व्हीकल लेके गया था, तो PSLV C11 लेके गया था। और कहाँ से छोड़ा गया था, तो सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके साथ M3 और इसके साथ M3 भेजा गया था, और साथ ही कुछ टाइम बाद मतलब मून इम्पैक्ट क्राफ्ट को भी भेजा गया। अगर उपकरण की बात करें, M3 का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको दिख रहा है, मून माइनरोलॉजी और मैपर। इसने क्या बताया था, इसने अपन को क्या बताया, जैसे ये वहाँ पर पहुँचता है तो ये पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव, चंद्रमा का जो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है, तो वहाँ पे ये क्या जांच, मतलब काफ़ी टाइम ये घूमता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये को अपन को सफलता हासिल होती है कि वहाँ पर बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है, इसीलिए आपको बता दें कि जो SSC के पेपर स्टार्ट करवा दिए गए थे उसके बाद स्टॉप कर दिए गए, तो इसमें जो कोरोना आ गया उसकी वजह से। तो इसमें पूछा गया था कि M3 क्या था, तो उसमें सिंपल सा था, चंद्रयान फर्स्ट के साथ भेजा गया या चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया। लेकिन ये तो सिंपल सा हो गया। अगले ही दिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि M3 ने वहाँ पर जो चंद्रमा है वहाँ पर पहुँचकर किसके बारे में बताया। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसने बताया कि पानी जो कि बर्फ के रूप में वहाँ पर जमा हुआ है, कहाँ पर, चंद्रमा पर, कहाँ, उसके नॉर्थ पोल में। इसके बाद मून इम्पैक्ट क्राफ्ट, ये 14 नवंबर 2008 को ही भेजा गया था। ये 29 किलो भारी था। इसके साथ कुछ कैमरे, सैटेलाइट वगैरह लेकर भेजा था इसको। तो ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पर अनेक जो फोटो होते हैं वो भेजता है, अलग अलग टाइप की चंद्रमा की जो फोटो भेजते हैं वो। सिंपल सा पूछा जाएगा कि मून इम्पैक्ट क्राफ्ट क्या था, तो मून इम्पैक्ट क्राफ्ट जिसे 14 नवंबर 2008 को भेजा गया था, इसने क्या बताया था, तो वहाँ पर चंद्रमा की जो अलग अलग टाइप के चित्र होते हैं उनको इसने खींचकर मतलब इंडिया को बताया। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद चंद्रयान 2 अगर बात करते हैं, चंद्रयान 2 को तो लगभग सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये रिसेंट करंट में बहुत ज़्यादा रहा है और इससे भी क्वेश्चन कई बने हैं। तो ये फिर भी क्या है, इसमें सिर्फ लॉन्चिंग डेट देखना है, किस व्हीकल के साथ भेजा गया था, ठीक है, या किस सैटेलाइट के साथ छोड़ा गया था। तो ये GSLV मार्क 3 के साथ इसको छोड़ा गया था। इसमें इसके कितने भाग थे, तो 3 भाग थे, ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। ठीक है, इसमें से रोवर क्या हो गया था, विफल हो गया था, और जो लैंडर है वो अभी भी काम कर रहा है। और इसको कहाँ पर भेज रहे थे, तो ये आपको देख रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, जिसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कई सारे मतलब ऊंचे नीचे पर्वत भी है। लेमनिटीज पर्वत इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मैंने आपको कल बताया था, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये मैंने पूरा प्रयास किया है। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसी प्रकार बार बार रिवीजन करने के बाद हर चीज़ को
बार बार प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तभी ये चीज़ आपको आएगी कि ये जो पढ़ा है ये हमें याद है या नहीं। इसके बाद देखते हैं धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होते हैं ये देखते हैं। कॉमेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। आकाशीय पिंड, धूमकेतु वो होती है जो धूल गैस आकाश मतलब वो आकाशीय पिंड जो धूल गैस और हिमकणों से निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं अनियमित, यानी कि सूर्य जो है उसके इनकी कक्षा फिक्स नहीं होती है। ये अनियमित रूप से क्या होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन आपको बता दें, सिर्फ सिंपल सा आता है। पुच्छल तारे के बारे में पूछा जाता है, जैसे एक पुच्छल तारा है, ये सूर्य की कौन सी दिशा में घूमता है, तो ये क्या होता है पुच्छल तारा, क्योंकि ये धूल गैस हिमकणों से मिलकर बने हैं। जैसे ये सूर्य के पास में आएंगे, सूर्य के पास में आएंगे तो ये क्या होंगे, हिमकण पिघल जाएंगे, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं गैस के रूप में परिवर्तित होने के बाद ये मतलब उस तरीके से धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से धुएं के रूप में लाइन टाइप की बन जाती है। तो ये आपका पुच्छल तारा किस दिशा में रहता है, ये सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में घूमता है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, पुच्छल तारे का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होता है, तो सूर्य की साइड होता है या सूर्य के पीछे होता है। तो इसकी पूंछ हमेशा क्या रहेगी, सूर्य की साइड रहेगी। तो ये विपरीत घूमता है, सूर्य के विपरीत, यानी कि ये हो गया। आप इसका एग्जाम्पल अगर देखें, धूमकेतु यानी कि हेली नामक धूमकेतु, ये भी पूछा जाता है कि हेली धूमकेतु है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो धूमकेतु के बारे में आपको बता दिए कि वो आकाशीय पिंड जो गैस धूलकणों और हिमकणों से निर्मित होते हैं, वो गया इनकी कक्षा अनियमित होती है। ठीक है, जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो ये क्या होते हैं हिमकण पिघलने लगते हैं और ये क्या होते हैं गैस के रूप में मतलब उड़ते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें से धूमकेतु जो हेली नामक धूमकेतु है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। 76 वर्षों में क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले 1986 में देखा गया, उसके बाद अब इसका अगली बार कब देखेगा, तो आप देख सकते हो 2000 यानी कि 62 में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है। और पुच्छल तारे में आपको क्या याद रखना है, ये सूर्य के विपरीत घूमता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य धूमकेतु की बात करें तो हेले-बॉय और शुमेकर, इस तरीके के अन्य धूमकेतु भी हैं। आप देखते हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह भी बोलते हैं, एस्टेरॉयड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगर इनकी बात करें, क्षुद्र ग्रह मतलब वो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो हमेशा सूर्य की परिक्रमा तो करेंगे लेकिन किन के बीच में रह के परिक्रमा करते हैं, उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि ये मंगल और बृहस्पति, सपोज दैट ये मंगल है, ये बृहस्पति है, बीच में इनको सूर्य की परिक्रमा करना है, तो ये बीच में जो छोटे ग्रह होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो वो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा तो कर रहे हैं लेकिन किन के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरियस है। और अगर इसके बाद अगला अपना क्या है, उल्का। यानी कि उल्का क्या होते हैं, अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले वो ब्रह्मांडीय कण होते हैं, उनको उल्का कहते हैं। अब उल्काश में क्या होते हैं, ऐसे उल्का पिंड, यानी कि ऐसे उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो जो भी घर्षण होता है वो अपनी ओर तारों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। तो घर्षण के कारण क्या होता है, ये तेजी से आते हैं और अपन आकाश में मतलब अपन ऐसे बाहर बैठे होते हैं और अपन अचानक से आसमान की तरफ देखते हैं तो अपन को टूटता हुआ तारा नजर आता है, तो वही होते हैं उल्काश। उल्काश यानी कि उल्काश का अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाए तो आकाश में टूटते हुए तारे की नज़र में तारे के रूप में नजर आने वाले वो पिंड होते हैं। ठीक है, तो उनको उल्काश में कहते हैं। ये क्यों, क्योंकि ये घर्षण यानी कि वायुमंडलीय घर्षण के कारण पृथ्वी की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उल्काश यानी कि किसके कारण हमारी पृथ्वी की ओर अट्रैक्टिव होते हैं या आते हैं, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय घर्षण के कारण। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं अपना उल्का पिंड। यानी कि सबसे पहले हमने उल्का देखा, फिर उसके बाद उल्काश में देखा, उसके बाद अपन को देखना है उल्का पिंड। उल्का पिंड भी वही है, ऐसे पिंड जो पृथ्वी से टकराते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। ये इसमें बस अंतर इतना रखना है, उल्का मतलब अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण होते हैं। उल्काश मतलब ऐसे कण, मतलब ऐसे उल्का जो पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन जो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है उस पर क्या होता है, जो घर्षण बल रहता है
वो आने से ही, पृथ्वी पर आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं उल्काष्ट। ठीक है, अब अगर बात करते हैं उल्कापिंड की, तो उल्कापिंड सिर्फ सिंपल सा हो जाएगा, ऐसे पिंड जो पृथ्वी पर आ जाते हैं उनको पृथ्वी पर टकराते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं उल्कापिंड। ठीक है, इसके बाद बौने ग्रह और रह गया अपना, सिंपल सा है, दो देखना है। बौने ग्रह प्लूटो, यानी कि इससे पहले 2006 से पहले प्लूटो जो था, इसको क्या था, ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसकी कक्षा फिक्स नहीं थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि कोई भी ग्रह है तो ग्रह होने के लिए जो IAU था उसके द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई थी, तो ग्रह का खुद का आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण बल होना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, उनका जो मार्ग है उनकी बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी उल्कापिंड उनके मार्ग में नहीं आना चाहिए, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए, और उनकी खुद की कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था ना, ये नेपच्यून की कक्षा में क्रॉस कर जाता था, उसके बाद सूर्य की परिक्रमा करता था, तो इसकी कक्षा फिक्स नहीं थी, खुद का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो फोर्स नहीं था इसके पास, इस कारण से इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, और इसको क्या, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसके भी उपग्रह हैं, जैसे सेरोन, निक्स और हाइड्रा। एक बार आया है हाइड्रा, किसका उपग्रह है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये प्लूटो यानी कि यम का उपग्रह है। इसके बाद सेरस, ये भी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज भी पूछी गई है, इसकी भी खोज पूछी गई है, प्लूटो की खोज यानी कि टामो के द्वारा की गई थी, और सेरस यानी कि प्याजी के द्वारा इसकी खोज की गई है। आप जैसे जब ऐसे याद रख सकते हो कि आप जब प्याज छीलते हो ना, तो क्या रस निकलता है उसमें से छीलते छीलते, तो प्याजी यानी कि सेरस। इससे बस यही इम्पोर्टेंट है कि सेरस की खोज यानी कि क्षुद्र ग्रह, इसकी खोज किसने की है, प्याजी के द्वारा की गई है। इसे वन यानी कि संख्या नंबर 1 से भी जाना जाता है। इस तरीके से आपका ये प्लूटो का भी आपको टाम्बो याद रखना है। इस तरीके से अपना ये सौरमंडल जो अपन पढ़ रहे थे, इसमें क्या ग्रह के बारे में पूरी जानकारी आपने इकट्ठी की, और आपने बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको मटेरियल दिया है उसको आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई कमेंट नहीं दिया, तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप बता सकते हो, कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके लिए अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। कल अपन क्या करेंगे, जो पृथ्वी है यानी कि पृथ्वी से संबंधित जानकारी लेंगे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसके बारे में अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो पूरा जानकारी दूंगी, कौन कौन सी धातु इसमें पाई जाती है, कौन सी धातु कम मात्रा में, कौन सी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए कल कंटिन्यू आप रहिए, जुड़े रहिए हमसे। तो